1858 में, जैसे आप जानते हैं 1857 में जो क्रांति हुआ, स्वतंत्रता का जो पहला आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास जो किया, उसके फलस्वरूप 1858 में, मतलब कितना साल हो गया, 100 साल ये हो गए, 24 साल ये हो गए, और वो 42 ईयर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 170 ईयर्स बैक, 170 साल पहले आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पहले ग्रुप को लेकर के अंग्रेज अंडमान में आए। उसकी स्मृति में ये हमने कार्यक्रम सेमिनार रखा है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, दे शुड नो द हिस्ट्री। उन्हें हमारे देश के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, त्याग की, बलिदान की, क्योंकि अधिकतर जो हम लोग हैं, वी आर बोर्न आफ्टर 1947, हमारा जन्म 1947 के बाद में हुआ है। हमने आज़ादी के आंदोलन को देखा नहीं है, हमने केवल आज़ादी देखी है, हमने केवल धरने देखे हैं, हमने केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे सुने हैं, हमने केवल प्रदर्शन किया है, हमने केवल तोड़फोड़ किए, हंगामा किया है, but we have not understood the sacrifice and struggle of the freedom fighters. इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया, कितने कष्ट सहे, कितनी यातनाएं सही, जिसका जीवंत प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो हमारा नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल, जहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, नहीं क्या, कई बार जहाँ जाकर के लोग जेल में जाकर के मूंगफली खाते हैं, पान चबाते हैं, उसका जो महत्व है, आज़ादी के आंदोलन में हमारे फ्रीडम जो कितना योगदान है, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, वो देश कभी भी अपनी आज़ादी को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं कर सकता। इतिहास हमारा प्रेरणा स्तोत्र है, इतिहास से हमें सीख मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, बड़ा संघर्ष है उसके पीछे। हम जब जेल को देखते हैं, आप लोग सब गए होंगे जेल, देखा होगा आपने, आज की तारीख में भी क्या 2025 9 मार्च सुबह 10 बजे उस सेल में जाकर के हम 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते। वी कैन नॉट स्टैंड देयर फॉर 15 मिनट्स, पसीने से तरबतर हो जाएंगे, वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं है। ऐसी जेल में हमारे फ्रीडम फाइटर्स सालों तक रहे, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक साल नहीं, ईयर्स टुगेदर, और केवल रहे नहीं, फिर अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा, वो कोलू में उनको पे लगाया गया, उन पे कोड़े बरसाए गए, उनको खाना नहीं दिया गया, भूखे रहे तो जबरदस्ती खिलाया गया, इतना अत्याचार। ये हम जब पढ़ेंगे, ये हम जब सुनेंगे, तब हमें देश के प्रति एक और अच्छा भाव जागेगा। इसके लिए अपने इतिहास को समझना। कई बार हम पूछते, हमको लगता है देश ने हमारे लिए क्या किया है, क्या मिलता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। कभी हमने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन? 1943 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इंग्लैंड हारने के कगार पर है, तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इंग्लैंड के निवासियों में से कहा, डू नॉट आस्क व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है,
ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम सब ले रहे हैं बस। तो जहां से हम लेते हैं, ये क्या, वाट एवर वी आर कंज्यूमिंग, जितना हम लेते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर, उससे ज़्यादा हम पैदा करें। हम जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा दें। ये हमें कब पता चलेगा? जब इतिहास को जानेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे। और मैं तो, मुझे 25 साल हुआ अंडमान में, और अंडमान के तो पूरा इतिहास बिखरा पड़ा है। हालांकि अंडमान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनी, मूवी भी बनी, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा है जो अनसुना है, अनकहा है, नहीं क्या? अभी और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, अभी और बहुत कुछ सुना जा सकता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवी आ सकती है। एक नाम शेर अली का, हालांकि ये तो फ्रीडम फाइटर्स, लेकिन शेर अली ने पूरे अंग्रेजों की सल्तनत को हिला दिया। उसने जो लॉर्ड मायो को जो मारा, उसकी जो गूंज है वो लंदन तक सुनाई थी। भले वो फ्रीडम फाइटर नहीं था, जो डिफरेंट स्टोरी, लेकिन 1869 में, आई थिंक 70, उसने जो लॉर्ड मायो को मारा, उस समय का अंग्रेजों का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसका जो वध किया, उसकी गूंज लंदन तक सुनाई दी। तो ऐसी ये जमीन है। तो इस अंडमान के और सारे देश के इतिहास को हम समझें। कई बार क्या होता है, कल हिस्ट्री के विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं, बाकी साइंस वालों को और मैथ्स वालों को नहीं, हमारा तो ये, हम इतिहास से क्या करना है, हम तो बस जियोलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट। नहीं, वो भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ में अपने इतिहास को भी जानो, अपने देश को भी जानो, अपने महापुरुषों के जीवन को, उनके विचारों को, उनके सेक्रीफाइस को, उनके स्ट्रगल को, उनके सफरिंग को महसूस करो, अनुभव करो, तब जाकर के समझ में आएगा 15 अगस्त 1947 का दिन इतनी आसानी से नहीं गुजरा है। और अंडमान का तो बहुत ही बड़ा रोल है। 18 देश में जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले 1858 में अंडमान में लोग आए, अंग्रेज लेकर के आए। सबसे पहला जो सेटलमेंट हुआ वो 1858 का है, कल उसका दिन होने वाला है। फिर जेल बना, फिर जापानीज आए, और हिंदुस्तान में अंडमान वो जगह आप सब जानते हैं। अंडमान वो जगह है कि 1947 के 4 साल पहले 1943 अंडमान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हम 4 साल पहले आज़ाद हुए। ऐसा अंडमान का इतिहास। मैं तो ऐसी कभी हल्के में कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अंडमानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खुशी से जेल में जाते हैं, है ना। लोग जब आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सबसे पहला सवाल क्या है, बोले स्वामी जी जेल कब जाएंगे। लेकिन अभी जेल नहीं है, वो अभी नेशनल मेमोरियल है, राष्ट्रीय स्मारक है। और राष्ट्रीय स्मारक में जाकर के हम जब वहाँ जाते हैं, वी शुड फील। जेल कोई देखने की वस्तु नहीं है। जेल जो है उन महापुरुषों के, महात्माओं के सफरिंग को अनुभव करने का स्थान है, उनके त्याग को अनुभव करने का स्थान है। तो इसके लिए हमने ये सेमिनार रखा है। आप सब जानते हैं कि अंडमान का जो रेफरेंस है वो तो त्रेता युग में मिलता है, ये तो कलयुग है। एंड एज पर इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन फिलॉसफी, लाखों वर्ष बीत गए। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। आई एम टॉकिंग अबाउट द त्रेता युग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है।
एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, उससे डबल द्वापर, उससे ट्रिपल त्रेता, दैट मीन 11 लाख और आई थिंक सम 96,000 ईयर्स, ऑलमोस्ट 12 लाख वर्ष पहले अंडमान का इतिहास मिलता है, जब हनुमान जी लंका जाना चाहते हैं। मैं हमेशा उसके बारे में एक ही प्रमाण देता हूँ कि हनुमान जी लंका में आए, इस बात का प्रमाण क्या है कि अंडमान आए थे। इस बात का प्रमाण ये है कि आज भी कैम्बल बे में और निकोबार में बंदर है, नहीं क्या? पूरे आइलैंड में कहीं बंदर नहीं है, लेकिन अंडमान में, सॉरी, कैम्बल बे में आमी बंदर कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर? ये वही बंदर हो सकते, ये एजम्पशन है। हनुमान जी के साथ में जो बंदर आए थे सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ग्राउंड वर्क करने के लिए, हो सकता है उसमें से कुछ बंदर रह गए हो जो आज के बल्ले में ना। एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि लंका का तो डायरेक्शन जियोग्राफी अलग है, कैम्बल भी अलग है, तो आप ये भी ध्यान रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट त्रेता युग। सुनामी के बाद में अंडमान का इतिहास कितना बदल गया, जमीन कितनी बदल गई। जो लोग 2005 के बाद में जिनका जन्म हुआ है उनको पता ही नहीं होगा कि सिप्पी घाट में एक जमाने में जमीन हुआ करती थी, आज जहाँ पानी टिल्ट हो गया है। तो इसके लिए त्रेता की कहानी है ये। तो अंडमान का नाम हनुमान, फिर हुंडमान, फिर अंडमान। तो ऐसे अंडमान के इतिहास को हम समझें, हम जानें, हम पढ़ें। पिछले 2 या 3 बार में जो मैंने हिस्टोरिकल यात्राएं की यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की, मुझे कुछ सिमिलरिटी लगी, क्योंकि मैं लखनऊ से आता हूँ। लखनऊ भी अवध का जो रीजन था वो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही, चाहे वो काकोरी ग्राउंड रहा हो, चाहे बाकी चीज़ें रही हो, बहुत ही एक बहुत ज़्यादा उसका एक रोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। अवध भी, झांसी भी, बुंदेलखंड भी, सारा रीजन। तो बाद में पता चला, जैसे यहाँ पे लिखा है मज़ार, मज़ार माने कोई नॉर्मल मज़ार नहीं है, यह अल्लामा खैराबादी साहब की मज़ार है, जो हमारे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में और बाकी में उनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही अतुलित उनका योगदान रहा है। थ्रू जो पर्चियाँ डालते थे, जिनसे लोगों को करते थे, लोगों में अलग जगाते थे स्वतंत्रता के प्रति। इसी तरह से मैं अबरदीन बाजार से कई बार गुजरा, लेकिन उसके अंदर जो आपने बताया कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का जो वहाँ पे ऑफिस होता था, वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। मुझे लगता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, बहुत पुरानी पीढ़ी को तो पता होगा, नए को नहीं पता होगा। हम जाते हैं वहाँ से सामान लेके चले आते हैं। मैंने भी 3.25 साल ऐसे ही करवाए, लेकिन पिछले से पिछले हफ्ते गया, मैंने कहा इतनी रिच हिस्ट्री हमारे पास है। वहाँ पे स्तंभ आज भी हुआ है, वहाँ पे छतरी है, आज भी मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी कर्म भूमि रही है शहीदों की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। तो पहले तो मैं इसके लिए स्वामी जी को इस दिन को, चूँकि ऐसा दिन था जो मेरे दिल के भी बहुत करीब था, और मेरी जो रिसेंट यात्रा चालू हुई है उसको ही ये और एक आयाम देता था। कल मैं गया हूँ अपना जो लोहाबारी वगैरह का जो है एरिया, वो देख करके आया हूँ। वहाँ पे लोकल सेटलमेंट्स, पीनल सेटलमेंट्स देखे, जेल के कन्विक्ट्स की उनके विलेजेस देखे हैं, जहाँ पे जैपनीज का जहाज आया था। तो ये चीज़ें देख के मुझे लगा कि ये जो टेरिटरी है हमारी, ये फ्रीडम स्ट्रगल और उससे जुड़े हुए लोगों से और स्थानों से जुड़ी हुई है, और हर 10 कदम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो मैं इस फंक्शन के जो ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वाइंड अप कर दिया स्वामी जी ने भी, 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा, जो वो भी मेरे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। एक तो ये कि आप सभी यहाँ पे आए हैं, कोई फंक्शन में नहीं आए हैं, कोई उसमें नहीं आए, ये हम उन सबके प्रति श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और साथ ही साथ इस बात को स्मरण करने के लिए, इस बात की यादगार के लिए आए हैं कि हमें भी उसी अलग को, उस आग को जलाए रखना है, बचाए रखना है, हमारी नई पीढ़ी को खासकर, कि जिससे कि हमारा देश स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे और फले फूले। क्योंकि लिबर्टी जो है वो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, मुझे लगता है वो स्वतंत्रता ही है।
स्वतंत्रता कई तरीके की हो सकती है, चाहे वो अभिव्यक्ति की हो चाहे वो, लेकिन लिबर्टी अपने आप में सबसे बड़ा गुण है जो कोई भी आदमी अगर एक दिन के लिए भी आपको जैसे कहा कि 15 मिनट हमें सेलर जेल में खड़े होते हैं तो दिक्कत होने लगती है। आप सोचिए जो 10-10 साल 15-15 साल का जैसे लोग रहे। दूसरा ये उन्होंने निस्वार्थ काम किया। आप देखिए चाहे शेर अली का देखें चाहे किसी का भी देखें प्रकरण, चाहे उनके गौरीशंकर साहब के पिताजी का देखें प्रकरण, किसी का स्वार्थ नहीं था अपने लिए। चाहे वो डॉक्टर दीवानचंद का, उसमें मुझे सौभाग्य मिला जाने का उनके फंक्शन में, तो कहीं भी उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं था। आजकल क्या है कि हम अपने जो भी हमारे स्वार्थ का है वही हमारे लिए है, जो स्वार्थ का नहीं है वो नहीं है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है जहाँ जहाँ मैंने विदेशों में भी देखा, जैपनीज ने और जर्मन्स ने दुनिया में कई बार रूटेड हुए। सबसे ज़्यादा जो अपरूटेड हुए हैं जर्मन्स हैं और जो आपके ये हैं, और थर्ड ज्यूज भी हैं। इन तीनों ने कैसे कैसे पलट के इतनी बार डिस्ट्रक्शन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद भी, और फिर कैसे कैसे जीवंत रूप में मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोप में जर्मनी, और वैसे पूरे उसमें देखा जाए तो जापान कैसे आए। तो सबसे बड़ी बात जो है उनके यहाँ नेशनल कैरेक्टर है। तो नेशनल कैरेक्टर और नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए हम सब में, खासकर युवा पीढ़ी को। दूसरा जो मैं एक और जो मुझे आयाम कह रहा हूँ, क्योंकि हिस्टोरियंस हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप की हिस्ट्रीज चल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर प्रणब सरकार को भी कल मैंने यही सजेशन दिया, और आप लोगों को भी, हमारे JNRM से कलीग आए हुए हैं, हिस्ट्री को यहाँ की जो उसको पहले हम ऑथेंटिकेट करें, वेरीफाई करें और पुनः लिखें जो हिस्ट्री जो सच है और जो बच्चों के सबके करीब है। उसमें कहीं इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल, इट शुड बी रिलीजन न्यूट्रल, इट शुड बी बस नेशनलिस्टिक फीलिंग से जो भी बना सकते हैं जिसको बच्चे और सरल भाषा में लिखें और सुरक्षित भाषा में लिखें। और अगर हो सके तो निवेदन है, चूंकि मैं भी सरकार का पार्ट हूँ, मेरा भी दायित्व है कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुलम है, CBSE की बुक्स वगैरह चलती हैं, उसमें एक चैप्टर कम से कम यहाँ के लिए तो होना ही चाहिए। उसके लिए आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि एक चैप्टर हमारे यहाँ के एनिमल की हिस्ट्री हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहाँ की बाकी हिस्ट्री पढ़े ना पढ़े। जैसे मैंने कहा ना, मैं लखनऊ से या ककोरी से, अवध से जुड़ता हूँ, जब जुड़ता हूँ तो बहुत सी चीज़ें जो वहाँ घटित हुई वो बाद में यहाँ भी घटित हुई। तो जब वहाँ के लोग यहाँ 200 लोग आए, आई एम श्योर कि वहाँ पे मेजॉरिटी थी नॉर्थ से थी। तो आप सोचिए क्या गजब की चीज़ थी कि वहाँ के लोग आए और वहाँ की आज़ादी की अलग को यहाँ पे भी जिंदा रखा उन्होंने, आइसोलेशन में भी। तो उस चीज़ को करना असंभव नहीं है, हम लोग उसको जादू रखे हैं। दूसरा मेरा एक और था कि टूरिज्म से, अगेन सरकार से मैं अपने से ही बोल रहा हूँ कि टूरिज्म में भी मेरी एक गुजारिश है, स्वामी जी आप अपील करें चीफ सेक्रेटरी साहब जब आए हुए थे, कि टूरिज्म में भी एक हम हिस्ट्री का भी सर्कल बनाएं। इनफैक्ट जर्मनी में आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, तो उनके यहाँ उनके एक स्पेशल टूर चलते हैं, जो जैसे नेचर का चलता है ऐसे हिस्ट्री का टूर चलता है। तो हमारे यहाँ से भी जो हिस्ट्री है उसके साथ से कुछ लोगों को प्रमोट करके और हमारे जो इतिहास है उसके बारे में भी टूर होना चाहिए। अभी टूर क्या होता है, जाते हैं कि बोट में गए, आइलैंड्स में गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने स्कूबा डाइविंग कर ली, स्नॉर्कलिंग कर ली, वो तो गोवा में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में भी चाहे एक छोटा सा टूर करें, 1 दिन का करें, 1.5 दिन का करें, जब इतना हमारे पास नॉलेज का बैंक है तो उसको करना चाहिए। थर्ड एंड जो और है कि चूंकि चिन्मय विषय तो ये कर ही रहा है, ऐसे आप सबसे भी है अपनी अपने स्थानों पे जो बच्चों को हम अपने आज़ादी के महोत्सव के बारे में या ऐसे फंक्शंस हर जगह पे करें, छोटी छोटी चीज़ों में। और जैसे हमारी माताओं ने हमको कहानियाँ सुनाई, चाहे वो आला उदल के माध्यम से सुनाई या मान लीजिए रानी झांसी की सुनाई या बाकी सुनाई, आप लोग भी अपने परिवार में आपका अपना दायित्व है, जो भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कि अपने बच्चों को भी छोटे छोटे इसमें पार्ट में, लंबा नहीं, और उनको बताएं ताकि वो भी आज़ादी की इस संग्राम पे जो हुआ बीता उसको समझे और आगे बढ़े और एक एथिकल, एक ट्रांसपेरेंट, एक ऑनेस्ट समाज की और सभ्य समाज की स्थापना में भाग गए, जिससे कि हमारा देश स्वतंत्र रहे और हम सब एक
खुले और एक उन्मुक्त वातावरण में रह सके। आप सभी को और खासकर स्वामी जी को, जो बेसिकली इनका काम वेदांत और बाकी गीता वगैरह पर डिस्कोर्स करते हैं ये लोग हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम करके जो इन्होंने इंडिपेंडेंस के ऊपर या जो हमारे आज़ादी की मुहिम पे उन्होंने एक डिस्कोर्स रखा है, वो भी हाफ टाइम हम, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और ख़ासकर गौरी शंकर साहब को, जो इतना व्यर्थ अवस्था में होते हुए भी हमारे बीच आए और हम लोगों को लिविंग लीजेंड के रूप में लगाए, उनको पुनः हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ज़्यादा मुझे परमिट नहीं करता टू एनक्रोच अपॉन दिस हिस्ट्री। बीइंग ए डॉक्टर, वी आर ऑलवेज डू एनीथिंग विच इज़ ऑथेंटिकेटेड। वी डोंट बिलीव एनीथिंग इन बिहेवियर। ये हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है। हम कोई चीज़ को भी बिलीव नहीं करते जब तक का उसका ऑथेंटिसिटी हमको नहीं मिलता है। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ए डॉक्टर एंड द हिस्टोरियन। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाने चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन बाय सो मेनी वेज, and the way today the generations are, I think, must be confused. Even the history of our India, the way it has been coming to the media, because everybody writes his own history. But when many people say about the history in a different way, the new generation will not take any history to his mind. They'll never consider history. So my request, the new generation, whoever involved in this history, please, today is a digital media. Everything is in public domain. Whatever is there, you must go through the digital media, the fact of the history. But एक ज़रूरी है कि अंडमान का जो अगर हिस्ट्री है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि हम यहाँ पर पेनल सेटलमेंट हुआ है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो या चाहे वो कन्विक्ट्स हो, लेकिन यहाँ लाके बसाया गया है। और इसलिए बसाया गया है कि ब्रिटिश उनको नहीं चाहती थी कि वो मेनलैंड में रहे। या तो हिंदुस्तान की आज़ादी तो लोग बहुत हैं, क्यों सिलेक्ट करके लेके आए अंडमान में? उनका, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि उनका दो रीज़न था। एक तो उनको यहाँ पर सेटलमेंट करना था ताकि उनका एक टेरिटरी बने, और उसमें उन्होंने इसीलिए इस चीज़ को चुना कि यहाँ पर ला के लोगों को बसाए। भले उनको ये देंगे कि भाई कन्विंस है या कोई फ्रीडम फाइटर है, इसमें कई लोग आए, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि ज़्यादातर जो आए हैं आफ्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो यहाँ पर अगर आबादी भी आप देखिए तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है यूपी से आए, बंगाल से आए, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, ये सब जगह, पंजाब से, जहाँ पर जो देयर वाज सीट ऑफ रेवोल्यूशन। तो दैट शोज कि पीपल वेर कनेक्टेड विथ फ्रीडम मूवमेंट। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अंडमान का हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्री जैपनीज एरा एंड पोस्ट जैपनीज एरा। अगर आप देखिए प्री जैपनीज एरा में लोगों को वहाँ से लाया गया, डिफरेंट पेनल सेटलमेंट कराया गया। अगर आप, क्योंकि मुझे जब इन्होंने हेरिटेज कमेटी का मेंबर बनाया भूपेंद्र सिंह साहब, तो मैंने उनको बोला सर आप किधर मुझे दे रहे सब्जेक्ट जो मेरा बाहर का है? नहीं डॉक्टर साहब, यू आर द पेनल सेटलमेंट में है, यू आर रिप्रेजेंटिंग द 5th जनरेशन, आई थिंक देयर इज नोबडी कैन बी अबव यू, यू आर ए क्वालिफाइड मैन। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ठीक है बनाया, तो मुझे यहाँ से बनाया गया था, ब्रिडेन ब्लेयर को कार्निवल से बनाया गया था हेरिटेज कमेटी का मेंबर विद 3-4 के कमिश्नर्स वगैरह थे उसमें, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी। तो उसके बाद मैंने कुछ इंटरेस्ट किया, मैं ज़्यादा, मुझे मालूम तो था जैपनीज पीरियड का, एवरीथिंग इज इन माई माइंड, आई एम वेरी क्लियर अबाउट द Japanese period. Nobody can teach me, nobody can tell me anything about Japanese period, because my father was in jail right from after the Japanese occupied this territory.
He was in 3 years jail. He was removed only after independence, reoccupation. I can say reoccupation, not independence, reoccupation. My elder brother was born when he was in jail. We have lost 2 uncles during this. My father always used to tell कि जैपनीज ने जितना डैमेज ये पेनल सेटलर्स को करा किसी ने नहीं किया होगा कोई, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ के जितने लोग थे लोकल जो पेनल सेटल में लेके आए थे इनके फादर वगैरह को, दे वर ऑल, उनके जो संस्थान थे सब एजुकेटेड हो गए थे एंड एवरीबडी वाज ऑक्युपाइंग द प्राइम पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सदाराम जी यहाँ पर है, उसके फादर जो है यहाँ पर हेडमास्टर थे, सब कुछ थे, इस तरह के बहुत जन थे, लेकिन इन्होंने छांट के सब एजुकेटेड लोगों को खत्म कर दिया। माय फादर वाज लकी, सो आई एम हियर, अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन हियर। तो वो एक बहुत ही काला टाइम था, यू कैन से द डार्क एज ऑफ अंडमान, दैट इज जापानीज ऑक्युपेशन। British were rude, no doubt, but with the penal settlers, British were not rude. They were given free education. My father was the first science graduate of Andaman Island. He was given scholarship, he was given everything. In fact, he was about to go for the IFS training, but because of Second War, he was withdrawn. So, people of Andaman were happy with the British. Not that they were cruel for the earlier जितने आए थे, they were cruel for the freedom fighter जो आफ्टर जो उसमें आए थे जेल बनने के बाद, लेकिन not for us. Nobody can say that Japanese were cruel for the penal settlers. तो ये जो चीज़ है आपका, उससे हमारा प्रोग्रेस होता है। आज जापानीज नहीं आते, हमारा लोकल पॉपुलेशन का जो घर जो फैमिली था आज वो कहाँ से कहाँ होता, लेकिन उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग रीच जो स्टार्ट करें लिखना, जापानीज के बाद हर फैमिली बेचारे शटर हो गए। कोई भी फैमिली का मुखिया चले जाए, उसका घर उजड़ जाए, कहाँ से ऊपर आएगा? एवरीबडी स्ट्रगल अगेन एंड देन दे हैव कम अप एंड व्हाट वी आर टुडे। सो दिस इज द थिंग। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि कई लोग बोल चुके हैं, लेकिन ये है कि even Subhash Chandra Bose आए थे, he was not allowed to meet, my father was in jail, he never was allowed to meet any of the prisoners in jail, he just came and went back. जापानीज पीरियड का मैं बता रहा हूँ ना, मैं बचपन से सुनता हूँ, मदर तो जैसा वो भागती थी उसके कि आज उसको उठा के ले जाएगा शूट के लिए, क्योंकि जैसा गौरीशंकर जी ने बताया उसके फादर को लेके गया और शूट उन्होंने ले जाके बस मार दिया। इस तरह हमेशा वो लोग ले आता था कि भाई आप कपड़ा भेजो, तो कपड़ा भेजा जाता था जेल में कि उनको पहना के लेके जाएंगे कि उनको शूट के लिए। सब भागते थे, वहाँ पर जाकर खड़े होते थे कि भाई हमारा हस्बैंड तो नहीं चढ़ गया गाड़ी के अंदर। तो इस तरह से था, दैट वाज द रियल फियर इन द जापानीज पीरियड। समहाउ आफ्टर द लैंडिंग दे वर जो उनका जो जो है दोबारा आया और अंडमान जो है दोबारा बना है। लेकिन मैं बोलूँगा कि फादर हमेशा हमारा बोलते थे कि हमारे जो लोकल पॉपुलेशन है दे रियली सफर्ड, दे रियली स्ट्रगल हार्ड टू कम अप इन देयर लाइफ। उन्होंने बहुत बुरा दिन देखा है, आज तो हम इंजॉय कर रहे हैं करके। नोबडी कैन इग्नोर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ दिस आइलैंड, दे आर द आर्किटेक्ट। आज अंडमान है इनकी वजह से है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हिस्टोरियन हैं प्लीज़ गो डिटेल, ट्राई टू गेट द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ अंडमान so that people should believe you. Writing, anybody can write. I have gone through so many books of history written by so many authors. They say, year such and such on 28 August 1918, a letter was sent to this, because there is no content of the letter. How can I believe this is a letter? Governing Council on such and such date, on such and such year, Governing Council of this West Bengal, they have decided this. Where is the Governing Council letter? When you can write date, you should have the letter. That gives you authenticity. तो मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूँगा
historian job, because it is your profession. You are the people who can bring up real history of Andaman. Please write it, which I should believe, everybody should believe. A science student will never believe anything, just hearsay. Anybody can say, I can say also anything. But they will believe only when it is there, authenticity is there, the letter is there. I have got a full bibliography of Netaji Subhash Chandra Bose. I don't think anybody has, because I was presented by one of his nephew in Calcutta, because he was operated by, his nephew was operated by my friend. So that time I was local one president, so I was introduced to. I have got a book of Netaji containing more than 5,000 pictures. Each picture has got, Andaman ka bhi kafi picture hai. Each picture has got a word, every word, where he is, what he is doing. That is authenticity. That book is there with me. Anybody can come and take and see that book. Thank you very much. जैसा कि आप शायद जानते हो कि हमारे फोरफादर इन द्वीपों में आए, देवी प्रसाद जिनको देव बाबा के नाम से लोग जानते थे, वो 1858 में आए थे और उसके बाद से उनका जनरेशन हमारा 4th जनरेशन है। ठीक है, मैंने यहाँ से ही पढ़ाई की, बचपन से डॉलीगंज में रहता था और पढ़ने के बाद में डॉक्टर बना। यहाँ आके 40 अब यहाँ के जब डॉक्टर भी बन के काम करना शुरू किया 90s में, जब भगत सिंह साहब प्रेसिडेंट थे लोकल बॉन्ड के, तब उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया लोकल बॉन्ड के साथ में, और उसके बाद से हम लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के साथ में जुड़े हुए थे। जब तक हम लोकल बॉन्ड एसोसिएशन में नहीं जुड़े थे, हमें मालूम ही नहीं था कि अंडमान में लोकल बॉन्ड बोल के कोई कम्युनिटी भी है, या यहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। 6ठी से लेके 11वीं तक का हमारे बगल में हमारे एक दोस्त, खास दोस्त मिस्टर गणपति, वो हमारे साथ ही बैठा करते थे, और हायर सेकेंडरी तक मुझे ये नहीं मालूम था कि वो तेलुगु कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये उस समय का हमारा ये था कि भाई किसी से पूछा नहीं जाता था कि भाई आप तमिलनाडु से है कि आंध्रा से है कि कहाँ से, सब एक ही थे। तो अभी हम इसलिए खड़े हुए हैं आपके समक्ष कि 2 मैसेज देने के लिए, कि एक तो कि अंडमान को अंडमान ही रहने देना चाहिए, ना कि मिनी इंडिया। ये छोटा से द्वीप है, इसके अंदर में एक मिनी बंगाल, एक मिनी तमिलनाडु, मिनी आंध्रा, मिनी गुजरात, मिनी महाराष्ट्र, ये नहीं करना चाहिए। और इसी को हमारे पूर्वज जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये कैसे तय किया होगा, ये हिस्ट्री का विषय है, ये आपके लिए उसका ज़रूर खोज करना चाहिए कि भाई आज भी हम जाति प्रथा में बंधे हुए हैं। लोग कहते हैं कि भाई जाति 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 जनगणना होना चाहिए, और सोच के देखिए कि किस तरह से वे लोग ये डिसाइड किए कि जो हिंदू हैं वो सिर्फ हिंदू होंगे और उनका कोई जाति नहीं होगा, उनका कोई गोत्र नहीं होगा, ठीक है, उनका कोई सरनेम नहीं होगा, सब कुछ ड्रॉप, वो सिर्फ हिंदू होंगे। तो ये किस तरह से हो पाया, ये संभव कैसे हुआ, ये आपका एक रिसर्च का विषय है कि कैसे ये संभव हुआ। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म का भी कट्टरता ख़त्म किया कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर 2 लोग आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनको रोका नहीं जाए, वो फ्री है अपना जीवन बिताने के लिए। तो किसी किस्म का कट्टरता नहीं हो, और एक होमोजीनियस सोसाइटी बनाया गया जिसको कि हम लोकल बॉन्ड कम्युनिटी कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में और फिर डिटेल बताऊंगा। तो एक तो अंडमान को अंडमान ही रहने दिया जाए, वो उन्होंने कैसे अचीव किया। दूसरा कि लोकल बॉन्ड कम्युनिटी के जो फीचर्स है, इसको क्यों ना एडॉप्ट किया जाए, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा पीछे चलता हूँ कि जब भी लोगों के अंदर में अपनापन, अपना स्वार्थ आया, तो तब समाज का हानि हुआ है। इसके लिए मैं स्वामी जी को पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हम सबको जगाने का काम किया है
कि भैया सोते नहीं रहो। जिस तरह से हमें एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं, जब मर्ज छोटा होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसको देखता है, लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर डॉक्टर को उसके घर जाना पड़ता है और वो खुद नहीं चल के आ पाता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे स्वामी जी हैं, ये समाज के अंदर में जब भी त्रुटियाँ होती हैं तो इनको आगे आना पड़ता है कि भाई समाज को कैसे जगाया जाए और कैसे सही रास्ता पे डाला जाए। इनके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत आभार करते हैं। मनोहर सिंह जी को धन्यवाद दीजिए, ही इज द मैन कोऑर्डिनेटर। चलिए, जिसमें जैसे भी जागे, समाज जाग जाए, यही हमारा लक्ष्य है कि भाई जागना चाहिए। और जब लोकल बॉडी के साथ में जुड़ने के बाद में ही हमें पता लगा कि भाई समाज के लिए खाली डॉक्टरी ही नहीं, हमें और भी आगे बढ़ के काम करना है। चाहे हम कुछ भी काम करते रहें, हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति उसे निभाना जरूरी है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि इवन त्रेता युग में भी जब रावण ने अपना स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे एक्शन लिया कि जिसके वजह से उसके भाई को भी उसको छोड़ना पड़ा। विभीषण जो है वो भगवान राम की तरफ आ गए और वो खैर अपने समाज को बाद में, क्योंकि वो भगवान का साथ दिए थे और सच्चाई के रास्ते पे थे, तो उनका समाज जो है अल्टीमेटली बच गए। लेकिन आज भी हमारे बीच में क्या कहना है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि चाहे वो भले ही भगवान का साथ दिया और सच्चाई पे चले, लेकिन फिर भी आज समाज उनको माफ़ नहीं करता है कि भाई आपने अपने भाइयों को और अपना खास लोगों को धोखा दिया, आपने जो बाहर से आए थे उनका साथ दिया। ठीक, तो ये तो रहा त्रेता युग का। अब उसके आगे चले तो अगर भीष्म पितामह अपना स्वार्थ देखते हुए अपना कर्म जो है वो नहीं करते, द्रोणाचार्य जी अपना स्वार्थ नहीं देखते, महारथी कर्ण अपना स्वार्थ नहीं देखते, तो क्या दुर्योधन के पास में इतना शक्ति था कि वो महाभारत लड़ पाते? कभी नहीं। तो क्योंकि कुछ लोग अपना स्वार्थ के लिए समाज को खतरे में डाल दिए, लेकिन अपना स्वार्थ जो है वो पूरा करना है। इसी चीज़ को भगवान कृष्ण ने भी वो आखिर में दर्शाया है कि उसने प्रण किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब समय आया कि जब उसका नहीं उठाया तो उसका हानि होगा बाकी संसार का, तो उसने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दे के भी अपना हथियार उठाया। तो ये एक मैसेज है कि जब आपको समाज को आपका ज़रूरत पड़े तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए कि भाई हमारा स्वार्थ है, हमारा परिवार, हमारा जान नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये तो रहा आपका द्वापर तक का। इवन कलयुग में भी जब भी हमारे जो भी रूलर थे, राजा महाराजा जो भी थे, जब भी इनके अंदर में बुराइयां आई और ये अपने स्वार्थ में काम करने लगे, तो बाहर के आक्रांता या दूसरा राक्षसी पावर जो है वो आगे बढ़ के लोगों को सताना शुरू की और इसी तरह से पूरा समाज का विघटन हुआ। नहीं तो क्या कोई मुट्ठी भर आक्रांता हमारे करोड़ों देशवासियों के ऊपर में राज कर सकते थे? अगर हमारे अंदर में फूट नहीं होता तो वो नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ देखा और बाकी जनता का ख्याल नहीं किया, इसलिए हम बट गए। इवन आज भी हमारा जो एक योगी जी भी नारा दिए हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अच्छा, यही चीज़ है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हालांकि उनका जो तकलीफ़ था, उनका जो सेक्रीफाइस है या उनके जो सफरिंग्स थे, उसको किसी तराजू में भी तोला नहीं जा सकता है कि उनको कितना कुछ झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या है कि वो पॉजिटिव रहे कि भाई दुख तकलीफ कितना भी हो, हमें समाज के लिए जीना है और उसे आगे बढ़ाना है।
उन्हें अपना परिवार के माँ बाप परिवारजन सबको छोड़ना पड़ा और अंडमान लाए गए। अंडमान आने के बाद में भी उनसे बेड़ियों में जकड़ के ऐसे काम लिए गए। आज भी हम सोचते हैं कि इतना बारिश होता है अंडमान में, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए कि उस ज़माने में 1858 में उस समय क्या कंडीशन रहा होगा, और उसी बार्शी एरिया में उन्हें खड़ा होके बेड़ियों के साथ में सुबह से शाम तक का भीगते हुए काम करना पड़ रहा होगा। और तब वो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन रहे होंगे, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो खाना भी पूरा नहीं और साथ में मुसीबतें अलग। तो ये सबको झेलते हुए भी और पहला साल में ही 63% डेथ रेट झेला उन्होंने। 100 में से 63 लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए, ठीक। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा और इन आइलैंड्स को हमारे जीने के लायक बनाया उन्होंने। अंग्रेज़ गाइड करते थे, काम तो इन्हें ही करना पड़ा। बाकी जो हम जिनको बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो तो सेलुलर जेल बनने के बाद में शुरू हुए, 1906 के बाद में। 1858 से लेकर 1906 तक का लोगों के ऊपर में क्या गुजरा ये तो वही जानते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आया कि वो जितने कष्ट झेले, वो चाहते थे कि भाई उनके बच्चे वो कष्ट ना झेलें। और हमारे जनरेशन था, मैं डॉलीगंज से पैदल बॉयज़ स्कूल आता था, सुबह शाम 1 घंटे का रनिंग। उसके बाद में हम क्या सोचे कि भाई अपने बच्चों को तकलीफ़ ना हो तो उनको स्कूल तक का अपने गाड़ियों में छोड़ दो। उन्हें रास्ता कैसे क्रॉस करना है, कैसे चलना वो भी नहीं पता होता। कई बच्चे यहाँ से जाते, कोई रेलवे से टकरा जाता है, कोई कुछ एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, क्योंकि उनको हम कॉम्पिटेंट नहीं बनाए। हमने उनको पूरा फुल प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है, जो कि अभी आपको रिसर्च करके फिर से निकालना है कि भाई क्या कारण है कि हम जो हमारे पूर्वज जो 2 काम करके गए थे कि उन्होंने अंडमान को अंडमान रहने दिया, छोटा उत्तर प्रदेश या छोटा महाराष्ट्र, छोटा ये छोटा मिनी आंध्रा, मिनी तमिलनाडु नहीं बनने दिया। सब मिल के डिसाइड किए कि भाई हम अंडमान के निवासी हैं, हम इसको अंडमान ही रहने देंगे और अपने आप को अंडमानी या अंडमानियन या लोकल बॉर्न ही करें। कोई भाषा नहीं, कोई तमिल नहीं, कोई तेलुगु नहीं, कोई दूसरी भाषा नहीं, कोई बंगाली नहीं, सब हिंदुस्तानी बोले। एक ही भाषा फॉलो की कि भाई हिंदुस्तानी। तो वो भाषा जो था हमें जोड़े रखा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अब फिर लोग कोशिश करते हैं कि भाई छोटा, क्या कहते हैं कि अंडमान को हम मिनी इंडिया बना दें। अरे इतने से छोटे से जगह में आप कैसे मिनी इंडिया बनाओगे? हर एक आदमी जिसका भी पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ तो बोले कि भाई हमारा ही दाग होना चाहिए, एक कम्युनिटी का ही जोर रहेगा। तो बाकी लोग क्या करेंगे? चाहे किसी कम्युनिटी के कितने भी थोड़े से लोग हों, उनको उतना इम्पोर्टेंट, उनको ये फीलिंग नहीं होना चाहिए ना कि भाई हमारा कम्युनिटी के लोग कम है, हमारा कोई पॉलिटिकल से नहीं है या हमारा कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा बात सुना नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक रिसर्च का इशू बनता है। दूसरा चीज़ हमने जो लिया था कि किस तरीके से लोकल बोर्न कम्युनिटी को बनाया गया, कि सभी लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया कि अपना जाति नहीं होगा, अपना रिलीजन में भी कट्टरता नहीं होगा, और एक कम्युनिटी बनेगा जो उसको कि सेटलमेंट के अंदर में लोकल बोर्न के नाम से जाना गया। और ये अंग्रेज़ों के सेंसस में भी 1901 के सेंसस में भी ये टर्म जो है पहली बार कॉइन किया गया, दर्शाया गया कि ये जो सेटलमेंट में जो लोग पैदा हुए हैं, जो यहीं के फ्री बाशिंदे हैं, उनको सेटलमेंट के अंदर में लोकल बोर्न कहा जाता है। फिर इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी कुछ मदद दिया, जो कुछ उनसे बन पड़ रहा था उसका मदद करने की कोशिश की। 1921 में इन्होंने
लोकल बॉन्ड के साथ में बाकी मतलब लोकल बॉन्ड मतलब उस समय का पूरी जनता सबके साथ में मिलके एक ब्राउनिंग क्लब बनाया, जिसको कि हम बाद में नेताजी आने के बाद में उसका नाम बदल के नेताजी हॉल रखे। इसका नाम पहले ब्राउनिंग क्लब होता था और डिप्टी कमिश्नर यहाँ का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करता था। तो वो जितना भी सोशल एक्टिविटी है, खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, वो सब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज किया करते थे। फिर उसके बाद में ये आया कि कांग्रेस ने डिसाइड किया मेनलैंड में कि पेनल सेटलमेंट को अबंडन करना चाहिए, कि कोई पेनल सेटलमेंट अंडमान में नहीं होना चाहिए और जो लोग हैं उनको वापस भेज देना चाहिए। तो लोकल बॉन्ड कम्युनिटी का आधार बताते हुए अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये अबंडन नहीं हो सकते, क्योंकि ये लगभग 3000 जो लोकल बॉन्ड है इनको किसी एक स्टेट में नहीं भेजा जा सकता, इसलिए हम इन्हें नहीं भेजेंगे, ये मेन कारण था। ठीक है। उसके बाद में हमारा दुर्भाग्य था कि जो ब्रिटिश को झेले, उसके बाद में फिर जापानी राज आ गया 42 से 45 तक का। उस पीरियड में हालांकि नेताजी ने आके यहाँ पर झंडा फहराया और डिक्लेयर किया कि भाई आप आज़ाद हो गए, लेकिन पूरा हिस्ट्री जानता है कि वो आज़ादी नहीं थी। वो पीरियड जो था जापान पीरियड, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। लोग इतने सताए गए। मेरे पिताजी ने भी कहा, मतलब हमें बताया कि ये जापानी क्या करते थे कि जैसे कोई अपने लोगों को देखेंगे तो वो घूम के खड़े हो जाते थे, और अगर आप उनको नमस्ते सल्यूट नहीं किए तो फिर बुला के डंडा मारा करते थे। तो ये जो बिहेवियर था जापानीज़ का, ये बिल्कुल भी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था। तो अगर वो बाई चांस जीत जाते तो वो हमें आज़ाद नहीं करते, वो हमारे दोस्ती हमारे साथ में नहीं। ठीक है। और इस तरह से आज़ादी के बाद में फिर क्या हुआ, इससे हम और भी दुखी हुए, क्योंकि जो फॉरेनर्स, चाहे वो ब्रिटिशर हो या जापानीज़ हो, उन्होंने जो जुल्म ढाया वो तो हम मान सकते हैं कि भाई वो हमारे नहीं थे, वो हमारे ऊपर में जुल्म ढाया। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे साथ में हुआ, हमारा सारा ज़मीन छीन लिया गया, हमारा जीने का जो ज़रिया था उसे हमें वंचित किया गया, हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया गया। अपने आज भी ये चल रहा है, उसका कितना बखान करेंगे आप सब जानते हैं। ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये दुख होता है कि भाई जब फॉरेनर्स को हम झेल सकते थे, लेकिन अपनों को झेलना दुख होता है कि भाई अपने लोग ही अपने को दुख पहुंचा रहे हैं कि भाई अब हम आ गए हैं, अब आप बाहर चले जाओ। ये जो फीलिंग है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन वर्ड्स को दोहराया था कि भाई आपका क्या मतलब है कि पहले जो लोग रह रहे थे आप वहाँ चले जाओ और उन्हें कहो कि भाई अब हमारे लिए जगह पूरा नहीं है, आप बाहर चले जाओ। तो ये स्थिति हमारी नहीं होना चाहिए। और 21 के सेंसस में ही अंग्रेज़ों ने लिखा कि ये जो लोकल कम्युनिटी है इसको न्यूक्लियस बनना चाहिए, ये एक न्यूक्लियस का काम करना चाहिए, और बाकी जितने लोग भी अंडमान में आए ये उनके चारों तरफ जुड़ने चाहिए, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ में, ताकि ये अंडमान रहेगा और यहाँ के वासी अंडमानियन कहलाए, और या लोकल बॉन्ड या अंडमानियन कहलाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन शब्दों के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप हमारा जो आने वाला जनरेशन है या जो कुछ भी लोग करते हैं वो अपना हिस्ट्री को, जिस तरह से डॉक्टर रविंद्रनाथ साहब ने ये भी कहा कि ऑथेंटिकेट करें, रिसर्च करें, और उसको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ में जो यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो फिर से हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो डिसाइड किया था, एकता जो लेके आए थे, उसी एकता को हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। इसलिए जिस तरह से स्वामी जी ने इनिशिएटिव लिया है, इस तरह के सेमिनार और दूसरे गोष्ठी अरेंज करके लोगों के अंदर में जागृति लाना और एकता को आगे बढ़ाना। जय हिंद।
when I have chosen to join in Andaman Law College and to migrate to Andaman, the first question came in my family is that why you will survive, how you will survive there, first point. And some of my family friends asked me, is there any temple at least? And they don't know. There are a number of misconceptions relating to Andaman in the mainland. They are still, it is not very popular in its original form here, what I see. Then I told my wife and my mother, you can also join me in Andaman. There is one big temple called Cellular Jail. It is in fact, it is we can call it as a temple where you can draw inspiration for generations together. And it will stand in the hearts of all Indians, where our freedom fighters struggled, sacrificed, passed away. And these stories are there in all the villages, in all the towns. And also, this Cellular Jail is a big icon, inspiring icon for all the Indians. Therefore, I have more than 2 choices at the time, but I have chosen Andaman, and now I have to join in the next assignment, and I have tendered my resignation to my earlier job, and I am very free. I got 3 orders on my hand, but I have chosen Andaman. Now I feel my choice is correct. I am with the right people. I am in a correct place. And thank you very much for giving me this opportunity. And for your information, I will tell you. And I have seen Swami Chinmayananda in the year 1984, if I am right, 83 or 84. He came to my town where he addressed the devotees, where I was able to see him in a very proximate position. Then he told me only one word with me. I am a journalist at once upon a time. He worked in a newspaper, or PTI, news agency or something. And he told me that one also, because at the time I am reporting his speech. Then he told me, I am also a journalist like you, but I am not a very serious journalist at that time. Just I want to report the matter in the newspaper. It was assigned by me, by the organizers. Therefore, I was able to see his healing in a proximate situation. Therefore, for me, it's a post-retirement assignment. I am just as I told you to Swamiji, I am with a mission, not for a job. I will see that my students will excel in their academics, and I want to see some contribution during my stay here. Thank you very much, and also I thank the authorities for giving me this opportunity. Thank you, sir. I seek the blessings of each and every one of you, and I am so my words are filled with choked with emotion by seeing the great historian son, because my passion is to go to live histories. History, I will search history by looking into the history of individuals. That is my passion. Therefore, he has seen number of, he is a depository of the entire history of freedom movement of India, not this Andaman or the jail. Thank you very much. मॉर्निंग से अभी तक आपने सुना होगा अंडमान डे का उपलक्ष्य में कईयों ने कई बात बताई, और इतिहास ये हमारे साक्षी है, इसे हमें सजा के रखना होगा। और जो चिंतन आज हमने लोगों द्वारा सुना है, जो बातें कही गई है, ये सभी हम सबको प्रेरणा देते हैं। वास्तव में अंडमान द्वीप समूह केवल एक द्वीप नहीं है, ये एक डिपॉजिटरी है नॉलेज का, एक ऐसी व्यवस्था है, सिस्टम है
जिसको जाने अनजाने में बनाया गया। और मुझे आज इस मंच से कहने के लिए कहा गया है, वह जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है लोकल बॉन्ड, ये सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। जैसा अभी अग्रवाल जी ने कहा कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव है। मैं उस रूप से मैं ये समझ रहा हूँ जो अंडमान आइलैंड्स है और एक्सक्लूडिंग निकोबार, जो अंडमान आइलैंड्स है, जो 1858 10 मार्च, जो जिसको हम कहते हैं मॉडर्न अंडमान हिस्ट्री भी कहा करते हैं कुछ लोग, इसकी जो कंपोजिशन, इसकी जो परिकल्पना और इसकी जो रूपरेखा है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको इतिहास से जुड़ना भी ज़रूरी है। इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है भविष्य को और देखने के लिए, और भविष्य को संपन्न करने के लिए हमें ज़रूरी है इतिहास को हमें जानना चाहिए। खासकर हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का इतिहास तो हमें आना चाहिए और सबको आना चाहिए। ये बात आज सवेरे इनॉग्रेशन फंक्शन में सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, ये बात उन्होंने कहा भी, ये चीज़ हमें जानना चाहिए। और मैं उस बात को समर्थन हूँ जो डॉक्टर रविंद्र लाल जी ने कहा, जो फैक्ट है उसको हमें उसी रूप में उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि तोड़ मोड़ कर बताना चाहिए। ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, फैक्ट को हमें समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सही राह दिखाता है, सही सोच आपको बदलाता है। ये मेरा एक पैशन है, मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पिछले 25 साल से काफ़ी कुछ अंडमान पे यूँ कहे रिसर्च करी है, या बुक्स करी है, आर्टिकल्स करी है, और मेरा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मैं भी आप लोकल बॉन्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आई एम तेलुगु, बट आई गॉट मैरिड इन ए लोकल फैमिली, तो मैं उनको करीब से जानता हूँ एक्चुअली ये लोकल बॉन्ड है क्या। और इसके लिए मेरा आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी, मैं काफ़ी इच्छुक हूँ जानने के लिए कई चीज़, तो वहाँ से मैंने ये सारे चीज़ गैदर किया। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ मेरा आप ऑनलाइन में जाकर देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ है। बट वन थिंग मैंने समझा है कि लोकल बॉन्ड एक यूनिक एक कम्युनिटी है इस आइलैंड का, जो ये कहना गलत नहीं होगा कि दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल, दे आर द चिल्ड्रंस ऑफ द सॉइल। इस समाज का, इस जमीन का अगर कोई असली हकदार है वो तो लोकल बॉन्ड है। इसको किसी को संदेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो समुदाय है जो यहाँ शुरुआत 1858 से हमारा इतिहास स्टार्ट नहीं होता, बल्कि ये शुरुआत है और इसके आगे कई सदियों तक ये समुदाय को बनाए रखना हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड या अंडमान आइलैंड जिस रूप में जाना जाता है उसको वैसे बरकरार करना है, तो हमें ज़रूरी है कि इसकी जो पहचान है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, डॉक्टर प्रेम कृष्ण जी ने कहा कि अंडमान को अंडमान ही रहने दीजिए, ये सच बात है, क्योंकि अगर किसी भी डाइल्यूशन एट किसी लेवल पे होता है तो हमारी असली आइडेंटिटी वो ख़त्म हो सकता है। तो यही मेरा टॉपिक है, लोकल बॉन्ड एक आइडेंटिटी है और एक सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। ब्रिटिश किसी कारणवश अंडमान को वो पेनल कॉलोनी बनाना चाहते थे, उसका एक अलग इतिहास है, वो क्यों आए और क्या उनका पर्पस है। अभी किसी ने मुझे बताया कि उनका अलग अलग जो थॉट्स है, बट फैक्ट ये है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद उनको क्योंकि जेलों में इतने ज़्यादा रश था, रहने के लिए कैदियों को रखने के लिए या जो भी फ्रीडम फाइटरों को रखने के लिए जगह नहीं था, उनको एक ऐसे एक लोकेशन चाहिए था जो इंटेलेक्चुअल है, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल है। आप 1858 में जिन लोगों को लेकर आया गया था उसमें ज़्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, या जिसकी रचना से समाज में कोई उत्तेजना आ सकता, ऐसे लोगों को चुन चुन कर यहाँ पर लेकर आया गया। उसके साथ और भी लोग आए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ और लोग नहीं आए, और लोग भी आए, उनको लाया गया
केवल और केवल उनको पनिशमेंट देने के लिए। और पनिशमेंट क्या है, यहाँ इनके इंटेलेक्चुअल कली, इंटेलेक्चुअल उनको सप्रेस करना चाहते थे, इंटेलेक्चुअल उसको वो मारना चाहते थे। इसका उदाहरण आप वीर सावरकर के बारे में पढ़िए। वीर सावरकर को जब भी वो मांगते थे न्यूज़पेपर या किसी तरह की कोई पुस्तक पढ़ने के लिए, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ मना कर देते थे। ये एक मैं एग्जाम्पल बता, इस तरह काफ़ी कुछ है, चाहे वो खैराबादी जिसके बारे में मजार के बारे में जिक्र किया गया था अभी सुबह, और भी लोग हैं उनको यातना देने के लिए, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कलम चाहिए, पेपर चाहिए, वो कुछ काव्य लिखना चाहते हैं, कुछ अपना रचना लिखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया ताकि आइसोलेट कर सके उनको मेन स्ट्रीम से, जो मेन जो समाज है भारत का समाज, उनको बाहर करने के लिए। ये सारे वेल प्लान्ड, ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ एक्सीडेंटल है, दे ऑल वेल प्लान्ड। उनको यहाँ लाया गया, उनको सेपरेट किया गया, ठीक है, उसके बाद बाकी लोगों को लाया गया। तो ये सारे सिलसिला है। और उनका कुछ जो प्रोसीजर्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नियम बनाए थे, कुछ एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये टोटली एक पैनल सेटलमेंट है, ये कोई नॉर्मल एरिया नहीं था। जिस तरह के और एरियाज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होते हैं, वैसा नहीं है, ये एक स्पेशल एरिया था। इसलिए यहाँ पे जो कानून जो बनाए गए थे वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो उनका कॉलोनियल स्टेट या मेनलैंड का जो इंडिया में जो कानून थे, अलग थे। और इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं वो रेफरेंस में देना चाहता हूँ जिसका जिक्र जो है डॉक्टर प्रेम कृष्ण जी ने मेंशन किया था। 1901 में सेंसस रिपोर्ट आया था, और उस सेंसस रिपोर्ट में ये लोकल बॉन्ड इस शब्द का जो नॉमेनक्लेचर है, इसकी पहली बार यूज़ किया गया था। पहली बार मैंने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया गया था इस टर्म को। और उसने सेंसस रिपोर्ट 1901 में ये मेंशन भी किया है। एंड सेंसस रिपोर्ट 1911 में सेंसस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया कि व्हाट इज लोकल बॉन्ड। इफ द सेटलमेंट टू एग्जिस्ट लॉन्ग एनफ विल पॉसिबल समडे डेवलप टू ए मोर और लेस डिस्टिंक्ट रेस। इसको अगर हम अलाउ किया जाए, समडे अदर डे दिस विल बिकम ए डिस्टिंक्ट रेस, माने एक ऐसी समुदाय बनेगा जो औरों के लिए प्रेरणा दे सकता है, औरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। ये इनका 1911 का सेंसस रिपोर्ट है। ये कहता है कि ये लोकल बॉन्ड इज़ नॉट जस्ट सिंपल ए कम्युनिटी, इट इज़ समथिंग ए डिस्टिंक्ट, समझते होगा डिस्टिंक्ट मतलब, एंड इट इज़ अ यूनिक सोसाइटी है जो एसेंशियल, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्योंकि अगर हम जब भी अंडमान की बात करेंगे we must not forget that the contribution of the local bond. They are there and they have did a lot of things. Then further it also mentioned that they are having a language and characteristics differing in a certain degree from any one of many races from which it has come. And similarly also they have expressed in census report 1921. तो मतलब ये है कि 1958 में ठीक है लोगों को यहाँ पे लाया बसाया गया, दैट वाज द हिस्टोरिकल बिगिनिंग है हमारा, क्योंकि फ्रॉम देयर ओनली द मॉडर्न अंडमान स्टेट बिगिंस। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश ऑल्सो दे आर मेंटल by perception they are very clear that this is something going to be in race and community and it has to be protected by the because of this important it has to be protected. And similar we also expressed in census report 1921 in view of the approaching abandonment of the islands as a penal settlement. In 1921 British authorities have decided to close the settlement, और जितने लोग यहाँ पे हैं इनको कहीं मेनलैंड में शिफ्ट करने के लिए प्लान किया गया था। दे हैव हैड टू इम्पोर्टेंट कंसर्न था। एक तो ये है द कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसका मेंटेनेंस वेरी हाई है और उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा था यहाँ से। सेकेंडली
क्योंकि उनके लिए एक हेडेक जैसा हो गया कि इतना बड़ा टेरिटरी आउट ऑफ जो मेनलैंड इंडिया से बाहर है, द शिपिंग, अदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्योंकि इनिशियली दे यूज्ड टू गेट ऑल द स्टोर्स फ्रॉम द बर्मा, रंगून, बट लेटर दे शिफ्टेड टू कलकत्ता। तो इसलिए इनकी दिक्कत हो रहा था सब चीज़ों का, और बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो वेरी हार्श कंडीशंस अंडमान में थे उसको, वो भी एक कारण है। तो these are some reasons they have enlisted and they want to close, they want to abandon this place, especially Andaman Islands. लेकिन बाद में they have withdrawn because the local bond they have expressed that interest that they will not leave this place, because if they go mainland they may not be so comfortable with the other communities. Therefore they wanted to be here on these islands, and in the meantime the local bond they have record में भी बताया गया that at that time 1921 there were about 300 local bond, the descendants of the freedom fighters and the convicts who should not be repatriated to any particular province in India. तो इसलिए दे वांटेड टू कंटिन्यू। और इसके बाद यू माइट बी नोइंग द हिस्ट्री, 1921 के बाद द ब्रिटिश हैव ब्रॉट डिफरेंट होमोजेनियस कम्युनिटीज, स्पेशली मोपला, भातू एंड करेन। दिस थ्री ग्रुप्स हैव ब्रॉट टू करेन, इन फैक्ट दे हैव ब्रॉट टू अंडमान फॉर ओनली टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड द लॉक्स। भातू हैव ब्रॉट Andaman through Salvation Army, and Moplas they have come. Mopla, I think recently they have celebrated 100 years, and the last year 2024 they have celebrated 100 years. This year Mopla celebrated 100 years because in 1925 they were first arrived to this place. Okay, this was these three communities, local born and pre-42 communities. This is the how we can differentiate, उनको differentiate कर सकते हैं कि these are the homogeneous communities, Mopla, Karen and Batu. They have a distinct identity in Andaman and Nicobar Islands. They have not mixed population. Rather, they are very secured and they are very much confined to their culture, religion, tradition, everything. They have not mixed population. Mixed population, we are the diverse population. We are जो in other sense we may say that they have drawn from all the corners of the subcontinent, Indian subcontinent. That is basically the local born families. Diverse group of local born, and they have their own unique culture. बहुत से लोग कहते हैं ना, sometime in academic discussions, many people would used to say that no, local born का कोई culture नहीं है, religion नहीं है, they don't have any specific identity. But I have counted so many times. I said no, it's not like that. आप जो देखते बाहर ऐसा लग रहा है कि उनका अपना कोई culture नहीं है, कोई religion नहीं है, कोई identity नहीं है, ऐसा नहीं है. They have their own culture. जब तक आप लोकल बॉन्ड फैमिली में एंटर नहीं कर पाएंगे तब तक आप उनको समझ नहीं पाएंगे. यू हैव टू एंटर इनटू देयर फैमिली, देन यू विल रियलाइज यस दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे हैव देयर ओन प्रैक्टिसेस. सब कुछ है. जिस तरह एक नॉर्मल कम्युनिटी में वो सारे के सारे जो लोकल बॉन्ड में हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव. वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताते नहीं है या लोगों को पता नहीं इस चीज़ का. तो ये तभी मालूम होता है जब उनके फैमिली के साथ आप एसोसिएट होते हैं तो मालूम पड़ता है कि दे आर मच बेटर देन अस. हम लोग बहुत ही फैनेटिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ही माने अनएक्सेप्टेबल टू मेनी थिंग्स. वो ऐसा नहीं होते. लोकल सर आप मानेंगे नहीं है कि दे आर इनफैक्ट लोकल, सॉरी आई लोकल, जो लोकल बॉर्न होते हैं वो बहुत ही एडेप्टिव लोग होते हैं, बहुत ही एडेप्टिव है. उनको आप कोई भी रिलीजन से या कल्चर से या ट्रेडिशन से आप कहेंगे तो उससे कोई इनका एतराज़ नहीं होगा. दे सच ए ब्यूटिफुल कम्युनिटी, इट इज़ वेरी एडॉप्टिव, वेरी फ्लेक्सिबल. कोई भी उनके समुदाय में आता है तो उनका जो मोबिलिटी है, उनका ऊपर जाने का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़. बाकी जातों में क्या है
वहाँ पर कैस्टिज्म है, आपका अलग अलग ग्रुप्स है, विलेज ग्रुप्स है। यहाँ इनका ना कोई विलेज है, ना कोई स्टेटहुड है, नथिंग। दे हैव ओनली वन आइडेंटिटी, दैट इज अंडमान्स, लोकल बॉर्न फैमिलीज। सो दे आर सच ए वंडरफुल लोग हैं। उनका कल्चर को हमें बचाना चाहिए। रेदर वी मस्ट ऑल हैव टू टेक एप्रिसिएशन ऑफ दैट उसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोकल बॉन्ड को यहाँ पे कंजर्व करना या उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो गॉड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू समथिंग फॉर दिस कम्युनिटी, दे हैव टू डू इट, अदरवाइज पीपल विल लूज। एज इज राइटली नो पॉइंटेड आउट, जो स्पेशली यंगस्टर्स है यहाँ से पढ़ने जाते हैं और वापस नहीं आते, तो वो जगह कौन फिल करेगा? हु विल एल्स विल फिल दैट प्लेस? सब लोकल बॉन्ड बच्चे यहाँ से, ठीक है, यू हैव ए फ्रीडम टू मूव फर्दर, टू हैव ए सोशल मोबिलिटी, आगे बढ़ने का अधिकार है, बट डजंट मीन दैट वी वांट टू डिपार्ट फ्रॉम आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। दैट हैज़ टू लुक इनटू इट, उसको देखना चाहिए। एंड इस मंच से मैं आप सबसे अपील करूँगा, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, मुझे सबसे अपील है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है, इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे ना, वहाँ पे ये जात पात, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नहीं होगा, क्योंकि दे डोंट बॉदर ऑल दिस थिंग्स। दे वेरी एडेप्टेबल है, हर चीज़ को आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट, आई मीन अगर कुछ है की फैक्टर है लोकल्स में, स्पेशली जो लोकल बॉन्ड में, वो यही है कि उनको कोई एजिटेशन नहीं है किसी से भी। सच ए वंडरफुल पीपल एंड मोबिलिटी इज देयर, इनमें बहुत जल्दी आगे आप जो है डेवलप कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज यू हैव द फ्री एक्सेस है, आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ है, ये कम्युनिटी को प्रिजर्व करना हम सब का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि हर एक, देखिए, हर एक स्टेट में उनका अपना कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है। अंडमान इटसेल्फ इज एन आइडेंटिटी है, अंडमान अपने आप में एक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका इतिहास है, बहुत लंबी इतिहास, 100 साल से ज़्यादा इतिहास है। हम स्वतंत्रता संग्राम में इसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं, जो मूलवासी हैं, जो ट्राइबल, जिसको कहते हैं कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स, तो क्या एग्री, उसके अलावा जो लोग 1858 में आए और इतना हार्श क्लाइमेट था, इतना जो मैंने एंटी ह्यूमन जो हालात थे, उन सब से निपट के बाहर आना और इस तरह एक समाज का स्थापना करना, ये अपने लिए बहुत ही बड़ी बात है। अभी आज का जो गेस्ट ऑफ ऑनर वर्षन पांडे जी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया भी वंस इट वाज नोन एज एक कन्विक्ट कंट्री है, नाउ इट इज़ नॉट देयर। लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट है, दे रेस्पेक्ट द पीपल डिसेंडेंट्स ऑफ द कन्विक्ट्स, क्योंकि वो आए इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया है। अगर वो नहीं आते, उनको लाया नहीं जाता, वहाँ बसाया नहीं जाता। आप इतिहास पढ़िए ऑस्ट्रेलिया का, कितना मैंने अंडमान तो फार बेटर हमसे, सच ए कॉन्टिनेंट इट इज़। इसके बावजूद भी वहाँ लोग बसने लगे, और उस आज एक दुनिया का एक बड़ा देश का नाम लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया है। तो वहाँ भी जो आबादी है वो भी सेम यही है। तो ये नामकरण हमने नहीं दिया है, ये ब्रिटिशर्स ने दिया है। उनका अपना कुछ सहूलियत एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से लोगों को इस तरह के, तो इसका तय नहीं होना चाहिए कि ये लोग जो है कन्विक्ट्स का जो है दैट हैज़ टू बी रिमूव, उसको हम हटाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बट इट्स ऑलमोस्ट 125 ईयर्स हो गया, 1858 मतलब हिसाब कर लीजिए, मोर देन दैट हो गया। नाउ इट्स नॉट, आई मीन, to discuss about what was their status under the British in independent India। अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे क्या स्टेटस है वो देखना चाहिए। their right has to be protected। and one more thing I would like to share through this platform is that ये OBC ला के बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। बिफोर OBC it was good, there was no influx, क्योंकि नौकरी के लिए आपको चाहिए था रेजिडेंस सर्टिफिकेट, 10 साल रहना मस्त है यहाँ पे। अब OBC ला के आपने पूरा आइलैंड्स को जो है ओपन कर दिया। एनीबडी कैन कम फ्रॉम मेनलैंड, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट
जहाँ पे हम पैदा होते हैं ना, उस पर जो संसाधन है उस पर पहला हक हम लोग का होना चाहिए. If everybody comes from outside and they take away jobs, what about the people who born in this place, who gave everything for the cause of the islands? वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? So this has to be think over once again. ये तो OBC लाके काफ़ी लोगों का हमने 38% रिजर्व कर दिया out of 100 jobs. Before OBC 100% jobs are reserved for the local population. तो सोचने वाली बात है, ये सारे वजह से टुडे वी आर सफरिंग. Why my sisters and brothers of local born are they leaving this place? They are no, क्योंकि they are not getting the jobs here. तो जहाँ जॉब मिलेगा वहीं वो लोग जाएंगे, माइग्रेट होगा. सो अभी इट्स लाइक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. लोग वहाँ से यहाँ पे, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं. So these are things which we are confronting now, and we all has to think. We have to deliberate on these issues. तभी जो है हम आइलैंड्स को एक मुकाम तक ला सकते हैं. Last but not least, this is what I said is my personal views. I am not interested to anyone. ये है कि हमें जो अपने इतिहास को सही जो गलत तरीके से नहीं, जो सही बात को हमें समझना चाहिए. और जहाँ भी इसको अपोज करना है, वी मस्ट यूनाइटेडली स्टैंड इन अपोजिट. देन ओनली वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट. हर कोई अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. इफ आई गो एंड इफ माई सन गो टू मेनलैंड एंड ही विल सीक ए जॉब, he will not get job in Bihar or elsewhere in Andhra. In Tamil Nadu नहीं मिलेगा because he don't have the residence certificate. तो फिर अंडमान में क्यों है? Why not in Andaman? So this is what we need. Especially I would appeal all the senior citizens and the local born association. You must take this issue. We want to protect this community. Let us have that sort of a reservations. कहीं भी आप चले जाओ mainland में, sons of the soil है, वो तो यहाँ भी मिलना चाहिए. Not all jobs, but certain jobs has to be reserved for the local people, those who are here and उनका जिनके पेरेंट्स है या उनको दादा परदादा जो कंट्रीब्यूट किया है ओवरऑल ग्रोथ. विद दिस फ्यू लाइन्स आई वंस अगेन आई थैंक यू इंजीनियर साहब, मनोहर सिंह जी, फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक ऑन अंडमान डे. पूजनीय स्वामी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर गौरीशंकर जी, डॉक्टर रविंद्र लाल जी, डॉक्टर प्रेम किशन, P.V.N. Sharma sir, Principal Law College, all my friends, thank you once again. Thank you very much. We have come a long way since 1858 in terms of the number of years, and the growth of infrastructure, communications and facilities undoubtedly. But the expectations remain for something more. And as we near the concluding moments, I can only say, चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं. चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं. जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं. आइए हम सब मिलकर एक ऐसा सफ़र की शुरुआत करते हैं जिससे हमारे पूर्वजों का बलिदान और संघर्ष सार्थक हो सके. Come, let us embark on this beautiful journey ahead.